हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पर भी हैं आप बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जी रहे होंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें सुनने मिलेगा, हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमान वी बालाजी राव, उप महाप्रबंधक भोपाल अंचल, जो इसी माह 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमको ये सीखने मिलेगा कि तमाम बैंकिंग जीवन जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ आपको किस तरह से एक आनंदपूर्वक जीवन की अनुभूति मिलेगी और उन्होंने जो जीवन से सीखा है उनका अनुभव हमें मिलेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपको 13,000 साथी सुनेंगे जो बैंकर साथी हैं, ऊर्जावान, और वो साथी बैंक में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अनुभव से जो उनको सीख मिलेगी, क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। सर, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, आपके जीवन के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम विजय जी, आपको प्रणाम। सभी साथियों जो यह वीडियो अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, उन सबको भी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सभी सकुशल रहें, खुशी खुशी रहें, जीवन को एक अच्छा सा जिएं और साथ में खुशी से जिएं। ये इसी में ही जीवन सार्थक होती है दोस्तों। विजय जी, सच बताऊं, मैं भी कई बार दुखी होता हूं, मुझे भी दुख आती है, दुख लगती है मुझे, लेकिन खुशी भी बहुत होती है। दूसरों को खुश करने में मैं ज़्यादा खुशी रहता हूं। अभी आज का ही लीजिए, आज जो हमारे गीतांजलि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टर्स है, 24 फ्लैट्स है, 3 बिल्डिंग्स है, 8 फ्लैट है एक बिल्डिंग में। तो ये हमारा इच्छा, सच बता रहा हूँ, ये मेरा निजी इच्छा था कि एक पिकनिक तो हो जाए और जहाँ तक हो सके एकदम नज़दीकी हो जाए, बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। ज़्यादा दूर जाना हो तो भैया देखो, हिमालय में भी जाके एंजॉय करके आ सकते हैं, लेकिन हिमालय जाके लौट के आना क्या एक दिन में संभव है? संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन इस सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचे कि नज़दीक से नज़दीक, देखिए हमारे पीछे झरना बह रही है, यहाँ पे पानी बह रहा है, एकदम बिल्कुल नेचुरल जगह में हम आके बैठे हैं। और यकीन मानिए, हमारे एक साथी हैं बंटी जी, उनकी माँ किसी कारण से वो साधारणतः घर से ज़्यादा निकलते नहीं हैं, आज वो भी आए हैं मात्र इस कारण से कि बालाजी राव ने पुकार दिया है तो क्यों ना जाएं। तो उसमें मेरा कोई बढ़ाई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर खुशी को बांटें। विजय जी, आपने मुझे पूछे मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय दूं। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं। देखिए, मेरा कद देखेंगे तो मच्छर के बराबर हूं, उससे बहुत बड़ा नहीं हूं। मेरा नाम, पूरा नाम है वाराणसी बालाजी राव। कई बार थोड़ा सा मन में ये आता है कि भाई वाराणसी बालाजी राव मतलब ये यूपी का है क्या? नहीं भाई, मेरा घर का नाम, मेरा सरनेम जो है वो वाराणसी है। मैं तेलुगु आदमी हूँ। मैं उड़ीसा में बस गया हूँ। मेरे माँ पिताजी उड़ीसा में थे, पिताजी नहीं रहे, लेकिन माँ अभी भी हैं। उड़ीसा बरहमपुर हमारा घर है, गांव है। और मैं खुद होके एक छोटा सा मकान, वैसे बोला जाता है कि बॉम्बे में घर जो है माचिस का डिब्बा होता है, ऐसा ही सोचिए, माचिस का डिब्बा जैसे घर एक 1 BHK मेरा ठाणे में है और वहाँ पे मैं रहता हूँ। 22 दिसंबर 1960 मेरा जन्म हुआ बरहमपुर में। सर्वप्रथम शिक्षा मैंने प्राप्त किया कलाहंडी में। कलाहंडी उड़ीसा में है। आप लोग जानते होंगे, कलाहंडी बहुत नामी जगह है, क्योंकि वहाँ पे काला बादल पूरा का पूरा छाया रहता है, लेकिन बरसात बिल्कुल नहीं होती है। और कलाहंडी को इतना पिछड़ा वर्ग माना जाता है उसको कि दुर्भाग्यवश अपने पेट में 2 रोटी के लिए बोल के वहाँ रोटी नहीं खा जाता है, चावल खाया जाता है। उसके लिए बच्चे पैदा किया हुआ बच्चे को भी बेचना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। मानव कितना स्तर तक गिर सकता है, लेकिन क्या करें। कलाहंडी में प्रथम
श्रेणी से द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी तक पढ़ाई किया। उसके बाद संबलपुर आया। संबलपुर में मैं 5वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक, उस टाइम पे 11वां हमारा मेट्रिकुलेशन होती थी, 11वीं तक किया। फिर वो जिला स्कूल में पढ़ाई किया मैंने। मुदीपड़ा यूपी स्कूल में मैंने पढ़ाई किया था। जो संबलपुर के रहने वाले बड़े खुश होते होंगे, क्योंकि मुदीपड़ा यूपी स्कूल उस ज़माने में लगभग 1970 के दशक में वो स्कूल काफ़ी माना जाता था उसको। और जिला स्कूल भी नंबर 1 स्कूल था उस ज़माने में पूरा वेस्टर्न उड़ीसा में। जिला स्कूल में, संबलपुर जिला स्कूल में एडमिशन मिल गया, मतलब आप कुछ तो भी एक स्पेशल हो, आप हटकर कोई स्टूडेंट हो, ऐसे माना जाता था। उसके बाद फिर कॉलेज का मैंने कॉलेज पढ़ाई किया ब्रह्मपुर में, खलीकोट कॉलेज में। वैसे देखा जाए विजय जी, एक अंदर की बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पास जो डिग्री है वो है बाटा सू कंपनी। आश्चर्य लगता है जी। ये बाटा सू कंपनी क्या है? अरे भैया बीएससी यार, बीएससी हम लोग उसको बीएससी को बाटा सू कंपनी बोलते थे। जैसे ही मेरा बीएससी ख़त्म हुआ, उसके बाद एमएससी करने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन मन में विचार अक्सर ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं अच्छा नौकरी करें, ताकि हम हमारे पिताजी के बराबरी का हो जाएं स्टार्टिंग से ही। क्योंकि मेरे पिताजी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर करके रिटायर हुए। हमारे सबसे बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। उसके बाद इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, ये एक छतरपुर में एक यूनिट है जो कि सीस और सैंड को मैकेनिकल प्रोसेस में से उसको छान के उसमें से रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे भाइयों के बराबरी के कम से कम हो जाएं, ताकि माँ पिताजी को गर्व महसूस हो। उसके बाद हमने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमने दिए और उसके बाद सर्वप्रथम हमें सक्सेस मिला यूको बैंक में। यूको बैंक में संबलपुर में हमारा पोस्टिंग हुई थी। हम क्लर्क करके लगे 1982 में। एक साल 2-3 महीने काम करने के बाद हमें IDBI में पोस्टिंग मिली, क्लर्क के रूप में ही पोस्टिंग मिली थी। और इन द मीन टाइम हमारा परीक्षा देना सिलसिला चालू था, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई भी बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर नौकरी में लग जाएं, डायरेक्ट रिक्रूटिंग ऑफिसर। उसका कारण ये था कि हम भ्रष्टाचार से दूर रखते हैं अपने आप को। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है भ्रष्टाचार में, और हमें किसी प्रकार की प्रेशर में काम करने की आदत नहीं है। तो हमें उस समय हमने यूको बैंक में काम करते हुए, IDBI में काम करते हुए ध्यान में आया, हमारे बैंकिंग क्षेत्र मात्र एक ही ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं और निर्णय आप खुद लेंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार रहेंगे। ये प्रकार के और बाकी जगह में हमको नहीं मिला था। हालांकि जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, NCC में सक्रिय भाग लिए थे और मन में प्रबल इच्छा था कि आर्मी में ज्वाइन हो जाएं। लेकिन नियति को किसने देखा? तो हम नियति के हिसाब से 3 बार हम सिलेक्शन के लिए गए। तीनों बार हमारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन फाइनल जो इंटरव्यू होती है उसमें भाई किसी भी कारण की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम फिर बैंकिंग क्षेत्र में आ गए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर करके लगने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर हमारा चयन हो गया था। लेकिन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन नहीं हुए। उसका कारण यह है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नीम है स्वदेशी बैंक, ये जो कारण के लिए बोल के बसा गया है, ये हमें दूसरे कोई भी बैंक में नज़र नहीं आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा भाई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रह के जो मेरे खुद की इच्छा जो है वो इच्छा मैं पूर्ण करूँ कि सेवाएं करूँ लोगों का। बैंक की जितना भी उत्तरोत्तर प्रगति हो पाए उसमें थोड़ा बहुत मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, और समाज को बैंकिंग सुविधा, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सेवाओं को समाज तक पहुंचाने के लिए बोल के एक माध्यम बन जाऊं। इसके तहत मैंने तय किया कि दूसरे कोई बैंक नहीं जाएंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही रहेंगे। 1984 9 जुलाई हम प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन हुए, और जिस दिन ज्वाइन हुए उस दिन से हमने पीछे हटकर कभी नहीं देखे। सर, मैं जहाँ तक देखा आपकी जीवन शैली थोड़ी अनोखी है, अद्भुत है, और एक सृष्टि जैसे नियमों से चलती है, प्रकृति नियमों से चलती है। आपने भी अच्छे अपने जीवन के नियम बनाए हैं।
इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और लोग आपको देखते हैं, आप सीखते हैं, आप लीडर हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप थिंकर हैं, तो ये आप एक दिशा दिखाते हैं और उसमें आगे रहते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी है। आप ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप ये किस लिए कर पाते हैं? आपने जो सवाल किए विजय जी कि आप एक बड़े चरित्रवान हैं, आप Creative हैं बहुत आप। क्रिएटिव हैं, बहुत ये सारे प्रेरणा कहाँ से मिली जी, विजय जी? आपके कुछ नियम है, व्यक्तिगत विजय नियम? जी, प्रेरणा कहीं से भी मिले, लेकिन प्रेरित मैं अपने आप को किया हूँ, दूसरा कोई भी मुझे प्रेरित नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंडी हूँ, ये नहीं। मोटिवेशन लोग बोलते हैं, Self अरे motivation। जाओ तुम उसको मोटिवेट कर दो, अरे जाओ इसको मोटिवेट कर दो, अरे तुम्हारे नीचे विजय, तुम्हारे नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोगों को मोटिवेट कर दो काम करने के लिए। विजय जी, आप कतई किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते हो। इंसान को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। और दूसरी बात बताऊं, एक फॉर्मूला, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोल के आपको सारे आपके इंद्रियों को ओपन रखना पड़ेगा। जी, हर इंद्रियों से जितने भी आपके पास जानकारियाँ आ रही है, सिग्नल्स आ रही है, हर सिग्नल को आपके मस्तिष्क के अंदर जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के अंदर देना ज़रूरी है। और अंदर देने के बाद उसमें से छांटकर जो बहुत ही अति आवश्यक है, उसको आपका परमानेंट मेमोरी कार्ड जो है, याद रखिए, मेमोरी कार्ड कुदरत ने जो बना के दिया है, वो कोई टीबी में नहीं है, जीबी में भी नहीं है, वो केबी में होता है। इसलिए उस मेमोरी कार्ड को ठीक से आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज इसलिए कि प्रत्येक मोमेंट में, प्रत्येक क्षण भर में आपकी आवश्यकता, आपकी जीवन की जो उद्देश्य है, वो थोड़ा बहुत बदलना अति आवश्यक है। पूरा का पूरा नहीं बदलना चाहिए, फिर तो दिशा भटक हो जाएंगे। चौराहे में खड़े हैं, कहाँ जाऊँ, दाएं जाऊँ, बाएं जाऊँ, सीधा जाऊँ, वो है ना, दाएं बाएं देखो फिर आगे बढ़ो, दाएं बाएं देखो फिर आगे बढ़ो, तब तक गाड़ी चली जाएगी। तुरंत आपको निर्णय लेना है और समय समय पे वो मेमोरी कार्ड को आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल आल्ट डिलीट करना ज़रूरी है। और कभी कभी सिर्फ डिलीट करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको उस क्षण में लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको आपने कंट्रोल आल्ट डिलीट कर दिया, वापस नहीं मिलेगा आपको। हाँ, पॉसिबिलिटी है, मिल सकती है, क्योंकि कंट्रोल आल्ट डिलीट करने के बाद भी आप अगर कोई भी हार्डवेयर इंजीनियर के पास चले जाएंगे, जिसको हार्ड डिस्क के ऊपर पूरा कमांड है, वो रिट्रीव करके आपको दे देगा, लेकिन एज इट इज़ नहीं दे सकता है वो। इसलिए जीवन में हरदम सारे इंद्रियों को ओपन रखिए, सारे सीखिए, सब जगह से सीखिए। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप जवान रहेंगे। जवान इस पे मत जाइए, गलत मत सोचना, गोवा का टी शर्ट पहना हूँ, ट्रैक सूट पहना हूँ, ये पहन के बैठा हूँ झील के किनारे, मैं कोई 16 साल का लड़का नहीं हूँ, 60 की हूँ, लेकिन दिल अभी भी जवान है। किस लिए? सीखने के लिए। मैं और भी सीखना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम जी का शब्द याद करिए। मैं और भी सीखना चाहता हूँ। विजय जी, अब्दुल कलाम जी क्या बोले थे? मेरा अंतिम जीवन तक मैं सीखते रहूँगा, मैं सिखाते रहूँगा। और वाकई ही कुदरत ने उनके साथ वही कर दिया। कुदरत ने वही कर दिया। देखिए, कुदरत कोई अलग नहीं है, कुदरत आपका दुश्मन नहीं है। अरे यार बहुत जाड़ा हो रहा है यार, भोपाल में देखो, आज का ही अखबार में, मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा जगह भोपाल, अरे पचमढ़ी से भी यहाँ पे तापमान कम है, बोल के क्या जाड़ा को कोसेंगे, कुदरत को कोसेंगे? गलत। कुदरत को कभी भी नहीं कोसना चाहिए, कुदरत को साथ में लेना चाहिए। और कुदरत को साथ में लेने के लिए सारे इंद्रियों को खुला रखिए, सारे इंद्रियों से सीखते जाइए। दूसरों को जो सिखाते हैं, सर्वप्रथम आप खुद अपनाइए। प्लास्टिक वर्जित करना चाहिए ना विजय? जी, सही बोल रहे हो ना हाँ, आप? हाँ।
प्लास्टिक वर्जित करना वर्जित करना चाहिए, चाहिए। प्लास्टिक कैरी बैग नहीं लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए। लेकिन विजय अपने दाएं हाथ अपने छाती के ऊपर रखकर कसम खाकर बताओ, क्या आप स्ट्रिक्टली इसको मानते हो? जब आप नहीं पालन कर रहे हो तो दूसरों को क्यों एडवाइस करते हो? बिल्कुल तो सही। इसीलिए बोलते हैं अंग्रेजी में, बीच बीच में अंग्रेजी बोलना थोड़ा ज़रूरी है विजय जी, माफ़ जरूरी। करिएगा। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, एक ही भाषा में बोलने से थोड़ा सा मोनोटोनस हो मोनोटोनस जाती हो है। जाता है। और साथ में मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मातृभाषा तेलुगु है और मेरा पढ़ाई लिखाई सारे के सारे उड़िया में हुआ है और कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा था और उसके बाद थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने के लिए बाकी लोगों को जैसे खुश लगती है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और तो बिल्कुल। इसीलिए, और हिंदी सीखने के प्रबल इच्छा था, प्रबल। तो बोले से। जब हमने स्कूल में एनसीसी में थे तब से ही हिंदी सीखने के लिए बहुत ही कोशिश किए। तो जो कोई भी हमें मिल जाते थे उनके साथ हम हिंदी बात करते करते ये 2-3 भाषा जो है सीख लिए। और साथ में उड़ीसा के पास बंगाल है, আমি একদম ভালো রকম বুঝতে পারবো আমি বাংলা একদম ভালো বুঝতে পারবো, বলতে পারবো না ভালো রকম, কী করবো, আমার হ্যাবিট নাই। हैबिट नहीं। আমাদের একটা অপরচুনিটি পাইছে না একটা एकदम फ्लुएंटली बोलते पारबो। तो इसीलिए बांग्ला थोड़ा बहुत आती है। महाराष्ट्र में रह गए हमने 1984 से लेकर, बीच में मात्र 2007 से 2013 6 साल सिर्फ हमने महाराष्ट्र से बाहर रहे। उसके बाद ज़्यादा करके हमने महाराष्ट्र में ही काम किए। और साथियों, सच बताता हूँ, भाषा का जितना मधुरता है उतना बेनिफिट भी है, बेनिफिट भी है। उतना बेनिफिट है। गाड़ी में सफ़र करते रहते हैं, जब दूर एरिया को जाते हैं, जब अपना गांव वो गाड़ी छोड़ता है, जब तक छोड़ा नहीं है तब तक हम ऐसे बैठते हैं, बात नहीं करना पड़ोस वाले से। बगल में विजय बंका बैठा, पता नहीं यार कुछ मेरा ले जाएगा तो, अरे तुम्हारा क्या ले जाएगा यार, वो भी तो सफ़र कर रहा है। सफर कर रहा है। लेकिन होता है भैया, होता है कभी कभार होता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अपना गांव का सीमा क्रॉस कर गया। अच्छा सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे मैं भी तो दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह वाह, अच्छा दिल्ली में रहते हैं? मतलब नहीं, मैं बॉम्बे रहता हूँ। अच्छा बॉम्बे में कहाँ? अरे ठाणा में। अरे मैं भी तो अरे मग तुमचं घर कुठे आहे साहेब? विजय साहब घर कुठे तुमची? हाँ। विजय जी बोले मुझे मराठी नहीं आता है। तो कहाँ के रहने वाला है? बोले उड़ीसा का। मैंने उड़ीसा का कहाँ? बोले बोरगढ़। अरे हमारे घाट है क्या? आ गया। हाँ। धनु जात्रा। अरे लो एकदम है ना, तो कौन सा इधर किए कौन सा आ गया क्या ना बोरगढ़ क्या ना आ गया अपन को घटा है बरगढ़ से रेंगाली कैम आ गया। हाँ अंता के। अरे रेंगाली डैम तो ये डैम रूबोटा है। बट है। प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, भरोसा बढ़ जाती है। ये मैंने एडवांटेज लिया मेरा बैंकिंग करियर में। जो प्रांत में मैं गया उस प्रांत का भाषा सीखने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया। कुछ सीख पाया, कुछ सीख नहीं पाया, लेकिन अभी भी टूटी फूटी भी बात कर देता हूँ तो सामने वाला अगर उस प्रांत का है वो एकदम अपनापन होके हमें पूरा डिटेल्स में बता देता है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर ए बैंकर। ये आपको बहुत काम में देता है जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, मिलके इसको आगे बढ़ाने जानकारी लेने के लिए प्रयास करते हो। तो विजय जी, आप जो पूछे किसके पास से आप प्रेरित हुए थे, हाँ ये कहना सरासर गलत है कि मैं अपने आप से प्रेरित हो गया हूँ। सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। सर्वप्रथम मैंने प्रेरित हुआ हूँ मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी से 2 चीज़ें मैंने सीखा, जो कि 1984 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन होने के बाद धुलिया ब्रांच में मेरा जब पोस्टिंग हुआ, पहला पोस्टिंग, उसके पास ही एक कुमार नगर करके ब्रांच है। उस ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर थे अरुण भावसार। मेरे पिताजी ने उन्होंने जो आदर्श पालन किए थे, नंबर 1 झूठ कभी नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ कभी नहीं बोलना। दूसरा, रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत कतई नहीं लेना। भगवान भी दे तो ठुकरा देना, बिल्कुल इंसान तो दूर की बात। दूर की बात। यही मुझे अरुण भावसार ने भी सिखाए थे।
प्रोबेशनरी ऑफिसर, फर्स्ट बैच इन द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरे से कम 20 साल उम्र में बड़े, और वो आए और बोले बालाजी राव आपका फ्यूचर बहुत है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत है, आप लोग फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हो, याद रखना 2 चीज़ों से दूर रहना, काम नहीं करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रिश्वत नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना। अभी भी वही पालन कर रहा हूँ, आगे भी मैं यही पालन करूँगा। उसके वजह से मेरे जितने सुपीरियर्स हैं, वो एक कारण है, और भी कारण है। मेरे जितने सुपीरियर्स हैं और मेरे साथ के जितने हैं और मेरे साथ जितने काम कर रहे हैं, मैं हाथ ऐसे दिखा रहा हूँ इसका मतलब नहीं वो मेरे नीचे काम करते हैं। मेरे नीचे कोई काम नहीं करते हैं। जो काम करते हैं मेरे बराबरी या तो मेरे ऊपर, मेरे नीचे कोई काम नहीं करते। मैं सबको मेरे बराबरी का, मेरा चपरासी मेरे बराबरी का है, मेरा SWO मेरा बराबरी का है, मेरे पत्नी मेरे बराबरी के है, मेरी बेटी मेरे बराबरी का है, मेरा दुश्मन भी मेरे ही बराबरी का है या तो मेरे से ऊपर है। मेरा चपरासी मेरे से ऊपर है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप हमारे मालिक हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करूँगा। क्या बात है ये सर। अतिशय जी, ये अतिशय आवश्यक है। मेरा काम मैं करूँगा, आपका काम आप करो। मेरे कुर्सी के ऊपर अगर आपका रुमाल भी दिखाई दिया तो हम कतई उसको सहन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आपके घर जाएंगे हम कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम चटाई पे बैठेंगे। क्या बात है बालाजी साहब, आपकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जा रहा है और मैं तो सुनता ही जा रहा हूँ। एक बचपना है आप में, एक जिंदा दिली है, और एक आपने जो कड़ू अनुभव भी अपने बताए हैं जीवन की कठिन परिस्थितियों को पार करके, आप किन किन जो परीक्षा की घड़ियों को आपने पार किया है, दुख का समय भी देखा है, और उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में आके आप जिस तरह ये 36 बरस का अनुभव है, आज मैं आप सभी साथियों के साथ ये साझा करना चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 110 बरसों का सफ़रनामा जो है पूरा किया है। उसी के साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं श्रीमान बालाजी राव साहब 36 बरस के सफ़रनामे को पूरा करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को एक नया जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, एक तो सच बोलना, दूसरा कुछ नियमों का पालन करना, जो रास्ते जो बनाए गए हैं उसी रास्तों पर चलना, समानता का अधिकार और अपने काम को कर्तव्य निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ करना, इन तमाम बातों को आपने सरल तरीके से अपने एक अद्भुत शैली में आपने बताया। और मैं ये आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सब आपके जीवन में काम आएंगी। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 36 बरस का जो सफ़रनामा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। इसके बारे में अगर आपके कुछ अनुभव साझा करेंगे तो मेरे साथियों का हौसला अफजाई होगा। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत सारे अनुभव है मेरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ये ऐसा है विजय जी, देखिए हर इंसान, मैं भी एक इंसान हूँ, भले आप मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं और ये वार्तालाप को आप कई सारे साथियों में आप साझा करना चाहते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे भी जीवन में ऊंचा नीचा आती रहती है, सुख दुख आई है। वैसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सेंट्रल बैंक में काम करते समय मेरे कई सारे अच्छे अनुभव भी आए, कई बार गुस्सा भी हुआ हूँ, नाराज भी हुआ हूँ। क्या मैनेजमेंट ऐसे हो सकती है, सब प्रकार की हुई है। सुखद घटना, अच्छा एक्सपीरियंसेस कई सारे हैं। हर एक का इंटरेस्ट क्या रहना चाहिए, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएं जी, रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम से कम करें, तभी जाके हम लोग डिमांड कर सकते हैं हमें सैलरी इंक्रीज ज़्यादा दीजिए। हम बैंक को अगर प्रॉफिट करने के लिए बल्कि मदद करेंगे तभी तो बैंक हमको प्रॉफिट दे पाएगी। और 1 जनवरी से विजय आपको तो पता है मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगी, तो मेरे पेंशन देने के लिए मेरे बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बोल के मैं ऐसे क्या प्रयास करूं ताकि बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। सही बात। इफ यू वांट सक्सेसफुल in any endeavor, any work that you are doing, first and foremost, don't think it is a work that you are doing. क्या बात है सर, आपने क्या ज़बरदस्त चीज़ बताई। And don't think that it is a duty that you are doing. You think that let me enjoy that work.
क्या बात है लेट सर, मी एंजॉय। आपने क्या गजब सी बातें सरल तरीके से बता दी। एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं करना है, वहाँ स्वामित्व के तरीके से काम करना है, अपने घर के काम, अपना व्यक्तिगत काम जिसमें जो मालिकाना अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है, उस हिसाब से काम करने का आपने बताया। और आपने न रात देखा न दिन देखा, और उस काम को जिस उद्देश्य के लिए वो किया जा रहा है उसको पूरा करने में अपना समर्पण लगा दिया, अपना निष्ठा भाव लगा दिया, अपना व्यक्तिगत प्रयास भी आपने किया। और ये ऊर्जा जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, यकीन मानिए सर, हमारे साथी जो हैं सुनकर स्तब्ध होंगे। साथियों, जीवन में सुखी रहने के लिए ये अति आवश्यक है, आपको ह्यूमर को अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू ऑलवेज अडॉप्ट ह्यूमर। ह्यूमर इज़ नॉट बैड, बट उसकी जगह में उसकी खूबी है। शमशान में जाके चिता को आग लगाने के टाइम पे ह्यूमर की कतई नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिव्यू कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, किसी ने भी एक ऐसे कोई कमेंट कर दिए हैं, चाइल्डिश कमेंट, उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट नहीं होना चाहिए। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है, आप रिव्यू कॉन्फ्रेंस में है, कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, उसमें मत करिए। लेकिन पिकनिक में आए हैं, ह्यूमर करिए। लेकिन ह्यूमर से भी सीखने के लिए कई सारी चीज़ें हैं कि आपको हकीकत को जानकारी लेते हुए, आप काम को काम ना समझते हुए, बोझा ना समझते हुए, ड्यूटी को मात्र ड्यूटी ना समझते हुए, उसमें से कुछ कैसे हम रास्ता निकालें, इसके बारे में सोचेंगे तो रास्ता निकल अरे जाएगा। चांद को यहाँ उतार के लेके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात है। जी हाँ, बालाजी साहब की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, अगर उस काम को सही दिशा में, सही चिंतन करके और उसके अगर हल के बारे में सोचा जाए, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाए तो रास्ता निकल जाता है। और उसी दिशा में चलते रहें तो रास्ता मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा ज़रूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा ज़रूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया है उस काम को करना तो उसको करने का रास्ता भी ज़रूर मिलेगा। जी हाँ बालाजी साहब, आपकी बातें सुनकर उसका बहुत अच्छा बताया आपने कि और प्रॉब्लम, समस्या, ये कोई नहीं होता है। जी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई समस्या होता ही नहीं, सिचुएशंस होता है। सिचुएशन जैसे अच्छा बुरा कंपैरेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। जी। ठंडा गरम एब्सोल्यूट टर्म्स है, सॉरी एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, कंपैरेटिव टर्म्स है, ये भी कंपैरेटिव वर्ड्स है। एटीएम डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जी। एक कस्टमर का कंप्लेंट 4 महीने के बाद घूम घूम के कस्टमर ने कंप्लेंट पहले किया ब्रांच को, एटीएम डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन फेल ट्रांजैक्शन नहीं। हाँ। अरे रुको, मजा तो आखिरी को है, नहीं तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। पहले ब्रांच को बताए, ब्रांच ने रिप्लाई दिया कि यह सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है। आरओ को लिखे, आरओ भी वही बोला। उसके बाद बेचारी माँ ने, वो कस्टमर जो है वो माँ थी, वो माँ ने कितने जगह में जो है कंप्लेंट लिखे उन्होंने। कंप्लेंट में क्या लिखी है वो किसी ने पढ़ा नहीं। एटीएम डेबिट कार्ड कंप्लेंट मतलब फेल ट्रांजैक्शन। ढूंढ लो फेल ट्रांजैक्शन है क्या, ईजे रिपोर्ट देख लिए, स्विच रिपोर्ट देख लिए, एटीएम काउंटर देख लिए, कैश रिप्लेनिशमेंट का एक्सेस कैश रिपोर्ट देख लिए, रिकन्सिलिएशन सारे देख लिए, सब जगह में सक्सेसफुल। एक शब्द, एक ही लाइन का योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, उतना लिख के वापस भेजते थे। साथियों, लगभग 3 महीने के बाद जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मिस्टर दुर्वी बापन्ना, उनके पास वो कंप्लेंट गया। डी बापन्ना साहब। डी बापन्ना, उनका पूरा नाम बताया मैं, जी। क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। जी। उनके पास जाने के बाद वो हरदम एसएमएस लैंग्वेज में ही बात करते हैं और लिखते भी हैं। एसएमएस लैंग्वेज में उन्होंने वो वाला मेल मेरे पास फॉरवर्ड कर दिए, बालाजी राव गारू प्लीज़ लुक इनटू, दैट्स ऑल। ओके। और मेरा आदत है, मैं कोई भी चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ को मैं अटेंड करता हूँ तो मैं RCA करता हूँ। ये क्या है सर, RCA?
RCA, गेस करिए। जी। अरे सिंपल है, रूट कॉज एनालिसिस। यस, रूट कॉज एनालिसिस। कोई भी चीज़ को रूट कॉज एनालिसिस करिए। कस्टमर का कंप्लेंट आया कहाँ से? बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ऑफिस से क्या आया मत पढ़िए, कस्टमर का कंप्लेंट को जाइए, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा उसको क्या चाहिए। जी। इस केस में बेटा घर छोड़ के चला गया था, ओके। ATM कार्ड मम्मी का लेके चला गया था, जी। ओके। और माँ बोल रही है कि मेरा बेटा ने ये ATM कार्ड लेके घर छोड़ के चला गया है, मुझे सिर्फ 2 चीज़ बता दीजिए, ये ट्रांजैक्शन कहाँ किया है और उसका वहाँ का फ़ोटो दे दीजिए, ताकि मैं अगर फ़ोटो देखूं तो मेरा बेटा ज़िंदा है कि नहीं, इतना मुझे तसल्ली मिलेगा। मेरे पास यकीन मानिए वो मेल GM ऑपरेशंस के पास से लगभग 12 बजे आ गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसको शाम को 7 बजे तक देख नहीं पाया था। मैंने जब शाम को 7 बजे वो मेल को देखा, देखने के बाद पहला फर्स्ट मेल कौन सा है उसको देखते हुए मैंने कई सारे पेजेस को स्क्रॉल डाउन करना पड़ा, इतने सारे बेचारी मेल कर दी थी। आखिरी को देखा कि बेटा खो गया है, उसको सिर्फ CCTV फुटेज चाहिए और कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ उतना चाहिए। बहुत संवेदनशील। इमीडिएटली मैंने स्विच को लिखा, ये वाला ट्रांजैक्शन लास्ट कब हुआ है, कौन सा ATM हुआ, वो ATM ID, उसके लोकेशन का एड्रेस सारे मुझे इमीडिएट दीजिए। CCTV उन्होंने इमीडिएट दिए। जैसे ही इमीडिएट दिए, वो पर्टिकुलर ATM को लोकेट किया, अपना बैंक का नहीं था, दूसरे बैंक की थी। तुरंत दूसरी बैंक का जो AGM है, जो ATM रिलेटेड हमारे साथ कभी कभार चर्चा करते हैं, उनको फ़ोन किया, उनको बोला आपका ये वाला ATM में ट्रांजैक्शन हुआ, वहाँ से ये वाला ट्रांजैक्शन का मुझे CCTV फुटेज चाहिए, मुझे ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसे क्यों चाहिए सर, मेरे पास समय कम है, सारे मैं समझा दूंगा आपको, अर्जेंट आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, कॉल बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू। उन्होंने फ़ोन रखे, कॉल बैक किए। दूसरे दिन सवेरे हमारे इनबॉक्स में फ़ोटो आ गया, फ़ोटो और लोकेशन हमने शेयर कर दिए। शाम को बेटा को घर पे लेके आए। शाम को, बिलीव में, शाम को जिस दिन मैंने मेल देखा था, दूसरे दिन शाम को उन्होंने उनका बेटा को वापस लेके आए घर में। कहने का तात्पर्य आपको शुरुआत में विजय जी बोला था, कोई भी काम करते हैं हम काम के तौर पे ना करें, वो अपनापन समझ के करिए। मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटी खो गई, मेरा कोई खो गया, सोच लीजिए, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ जाएगा। पढ़िए क्या है रूट कॉज एनालिसिस, ये बहुत आवश्यक है। मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस है बैंक में, मैंने बैंक को रियली ऊंचाई तक मैं ले पाया हूँ। दोस्तों याद रखना, विजय जी बताओ तो सबसे बड़ा ताकतवर क्या चीज़ है? सबसे बड़ा, दुनिया में ऐसे कोई ताकत नहीं है उसको जीत सकता है। क्या चीज़ है, अंदाज लगा सकते हो? सोच। दोस्तों विजय जी बोले हैं सोच, हो सकता है सोच भी है, लेकिन सोच से भी विजय जी एक और ताकतवर चीज़ है, वो है नॉलेज। जी। द पावर ऑफ नॉलेज। दिस इज़ द टैग ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स। आप इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट से ढूंढिए, कई सारे बाघ, शेर पानी पी रहे हैं ऐसे ही किनारे, उनके बीच में कुत्ता जाके पानी पी रहा है। क्या कुत्ता ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुत्ता का नॉलेज ताकतवर है शेर से, क्योंकि सब लोग प्यासा थे, उनका नज़र पानी पीने में था। उसी मौका का फ़ायदा उठाया कुत्ता, पानी पी लिया। कुत्ता का पेट इतना, उसका जीभ भी इतना, लेकिन पेट भर गया, वो चला गया। शेर भी पानी पिए चले गए, जीवन भी बच गई। इसीलिए याद रखिए, कभी भी आप अपना बचपना को दबाना नहीं है। यू ऑलवेज बिकम चाइल्ड लाइक बट नेवर बी अ चाइल्डिश बिहेवियर। दोनों में अंतर है। चाइल्डिश बिहेवियर और चाइल्ड लाइक में अंतर है। जब तक आप चाइल्ड लाइक हो तब तक आप सीखते जाओगे। क्योंकि सवाल बहुत पूछता है, जब बच्चा रहता है बहुत सारे सवाल पूछता है, पापा ये नदी क्या है, ये क्या है, इसलिए वो सीखता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो सवाल पूछना बंद कर देते हैं, इसलिए हम सीखना बंद कर देते हैं। क्या बात कही सर, बहुत बहुत आभार आपका इस बात के लिए। धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो पूछिए। जी, मैं चाह रहा हूँ सर, आपकी बातें तो इतने अनुभव हैं
कि हमें पूरा दिन या हो सकता है हफ्ता भर भी लग जाएगा और हम आपके साथ सीखेंगे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। चीज़ें जो बताई हैं अनुभव, ये निश्चित तौर से प्रेरणादायी हैं और इन अनुभवों से हमारे साथी जो लाभान्वित होंगे। और साथियों, कितना सरल तरीके से सर ने बताया कि अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसको समर्पण भाव से अपना काम समझ पे करें तो इसमें आनंद भी आएगा, और उस जब काम का रिज़ल्ट आता है ना तो आपकी जितनी थकावट होती है वो पूरी हो जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 31 दिसंबर 2020 को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन कहीं देखने में लगते नहीं हैं सर। आपकी इस सफलता और इस स्वास्थ्य और इस अच्छे जो आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, इसका राज क्या है सर? सीधे सीधे मैं अगर पूछूं तो आपने जो आपके चेहरे की चमक है, आपके पास जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसके लिए आप क्या करते हैं सर? पानी थोड़ा पी लीजिए। आप भी कभी काफ़ी देर से जो है हमारे साथ सुनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गला सूख गया होगा। विजय जी, जो दिखता है वो हकीकत कई बार नहीं होता है। बहुत ऊर्जा है, बहुत शकल सूरत से ऐसा नहीं लग रहा है कि 31 दिसंबर को हम रिटायर हो जाएंगे। हाँ, ये सच हो सकता है, लेकिन अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रियली कोई ऊर्जा है तो वो ऊर्जा यहाँ है, मात्र यहाँ है, यहाँ नहीं है। मन की ऊर्जा यहाँ नहीं है। आप मत सोचिए मैं कोई पहलवान हूँ, लेकिन इतना है कि कोई भी काम करना है तो पहली बात तो ये है कि हम काम नहीं मानते, दूसरा है कि ये ड्यूटी ये भी नहीं मानते, और तीसरा है कि लेट मी एन्जॉय दैट। उससे हम हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और दो चीज़ें निश्चित है, काम में 100% सक्सेस होंगे या तो फेल हो जाएंगे। अरे उतना ही ना यार, जान थोड़ी ना जाएगी। अरे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो ये करके हम अपने आप को हर पल पर तैयार रहने की तैयारी करते हैं। लोग बोलते हैं कि विजय जी हमें बोलते हैं कि आप तो डीजीएम बन गए हो और आप अपने कपड़े खुद धोते हो यार, साला साइकिल पे जाते हो यार ऑफिस, और आपका ड्राइवर जो है आपका बैग लेके साला ठाट से कार पे जा रहा है और आप साइकिल पे जा रहे हो। साइकिल पे जाने के पीछे हमारा दो मकसद है। एक, हमारे खुद की स्वास्थ्य ठीक रहे जी, क्योंकि साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, विदाउट नोइंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। और दूसरा, बाकी लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए आपने देखे होंगे हम विभिन्न प्रकार के बैनर लगा के हम साइकिल चलाते हैं। बड़ा खुशी की बात बताऊं विजय जी, मैंने एग्जैक्ट गिना नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 70 लोग तो भी मेरे से प्रोत्साहित होकर साइकिल खरीदे और साइकिल चलाना चालू कर दिए। बहुत ही प्रेरणादायक। ये मैं जिनको जानता हूँ, जी जी, कई ऐसे भी हैं उनको नहीं जानते। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने भी साइकिल चलाना चालू कर दिए। ओके सर। हर क्षण को खुशी से बिताने की लेवल का कोशिश करता हूँ, आदर सभी को करता हूँ, ये बहुत आवश्यक है। जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो यंग जनरेशन अभी जो बैंक में आए हैं उनके लिए जो आपके जो ये 36 बरस का गौरवमयी जो सफ़रनामा रहा, इसमें आप हमारे जो यंग जनरेशन के साथियों को क्या सलाह देंगे कि किस तरह से क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक वर्क और लाइफ बैलेंस में किस तरह से किया जाए, और बैंकिंग की जो चुनौतियों का उसका सामना जो है वो सरल तरीके से कर पाएँ और आनंदित महसूस करें, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। विजय जी देखिए, हम ओल्डीज जो हैं, हम लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को रिस्पेक्ट देना वो नहीं आता है, वो डिसरिगार्ड करते हैं, सुपीरियर्स को डिसरिगार्ड करते हैं, और आसानी से उनको जो है, हमें जैसे 11 साल लगा स्केल 1 to 2 बनने में, जबकि अभी 11 साल में स्केल 1 से 4 बन गए हैं कुछ लोग, तो कहीं ना कहीं पेट में तो जलन होती है यार, आफ्टर ऑल इंसान है। लेकिन बहुत आवश्यक ये है कि कभी भी कोई जनरेशन गैप नहीं होती है। जी जी, सीखने की आहट हर इंसान में इतना प्रबल होता है कि वो जल्द से जल्दी सीखना चाहते हैं। जब मैं बैंक में लगा था तब मैनुअल था, ओके, मैनुअल से धीरे धीरे हमने पीबीए में गए, पार्शियल ब्रांच ऑटोमेशन।
पार्शियल ब्रांच ऑटोमेशन से टोटल ब्रांच ऑटोमेशन में गया, टोटल ब्रांच ऑटोमेशन के बाद सीबीएस सिस्टम आई, सीबीएस सिस्टम के बाद अभी डिजिटलाइजेशन पे आया। ये क्या हो रहा है? ये सारे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन दोस्तों ये अनिवार्य घटक है। परिवर्तन के सिवाय जीवन सूखा पत्ती है, कोई नहीं पूछेगा। आग का चिंगारी लग जाए तो भस्म होने में कई सेकंड लगेंगे मात्र। जी। इसलिए परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए, अति आवश्यक है। साधारणतः इंसान अपने इतिहास को पकड़ते हुए जीना चाहता है। इतिहास अति आवश्यक है जीवन में, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में भी जितने भी अच्छे काम किए थे, अच्छे फल मिले थे, एक नया प्रकार का प्रयास किया गया था, वो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको वर्तमान और भविष्य घड़ना चाहिए। अभी हिटलर, ठीक है, उनका कुछ बुराइयां थी, कई सारे बुराइयां थी, हिटलर बोले तो बुराइयां ही माना जाता है, लेकिन आपको पता है विजय, जी, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स। अभी भी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में हिटलर की जो डायग्राम्स थे, हिटलर की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग अभी भी बताया जाता है। यूनिक है, बराबर नहीं है, यूनिक है, यूनिक है। अब देखिए जितने भी हमारे पुराने जगह हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि आर्कियोलॉजिकल एरियाज वगैरह है, अब देखिए उस ज़माने में कौन सा क्रेन था यार। अपना ही देखो ना, उड़ीसा की बात करो, वो जो कोणार्क बनी, वो जो पूरी मंदिर, अरे अभी भी जाइए, लोग बोलते हैं कि उसका छाया कहीं नहीं गिरती है, बोलते अरे ऊपर जो ध्वज है वो ध्वज का छाया कहीं नहीं पड़ता है, बोले बड़ा आश्चर्य है। बहुत सारे वहाँ पर अद्भुत रहस्य हैं। पूरी मंदिर का जो चारों तरफ का दीवार है, वो दीवार के बाहर चले जाओ कहीं पे भी, आपको समुंदर का आवाज आएगा, लहरों का नहीं आएगा, बस उसके अंदर गए, अंदर नहीं आएगा कि नहीं आ रही है, तो बताइए ये आर्किटेक्चर का खूबी नहीं है? अद्भुत नहीं है ये? तो उसी प्रकार में जो है ओल्ड भी जाइए, लेकिन न्यू का भी अति आवश्यक है। और एक बात बोलते हैं कि अगर हवा पश्चिम से चल रही है तो जो झंडा है पूरब की तरफ चलेगा, ये भी अद्भुत उल्टी दिशा में जाती है। कई सारे अजूबे हैं उस मंदिर के बारे में, ये सारे आर्कियोलॉजिकल अद्भुतताएं हैं, आर्कियोलॉजिकल वंडर्स है ये सारे। उसी प्रकार क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि मैं अगर मैनुअल काम चालू किया था, मैं मैनुअली मैं कंफर्टेबल हूँ, और अभी कंप्यूटर आ गया है तो परिवर्तन को मैं आत्मसात करूँ, कंप्यूटर के साथ चलूँ। अभी लोग जो बैंक में लग रहे हैं उनका पढ़ाई ही कंप्यूटर से हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर सीख के ही आए हैं, तो मेरे और उनमें निश्चित रूप से फ़र्क रहेगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि ये फ़र्क के रूप में ना देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले लिया जाए। डिसरिगार्ड कोई नहीं करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि आजकल के बच्चे जो नया लगे हैं पीओ करके, एसडब्ल्यू करके, उन लोगों के पास रिगार्ड नहीं है, और रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। क्यों? स्कूल में क्या टीचर के, अरे टीचर क्या कर रहा है रे, ऐसे बात करके आए हैं? नहीं। क्या उनके माँ पिताजी का, अरे बाप क्या कर रहा है, ऐसे बात करते हैं? नहीं, गलत, कतई नहीं। लेकिन डेफिनेटली कंप्यूटर के ऊपर उनका कमांड ज़्यादा है, हम लोगों का कमांड थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए बोल के वो डिफरेंसेस रहेगा। वो डिफरेंसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये अति आवश्यक है। अपना कौशल जो है, कुशलता जो है, एक दूसरे को दिखाना चाहिए। साथियों, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हमारे परम आदरणीय श्रीमान एसडी मोहरकर साहब एफजीएम भोपाल उपस्थित हैं। सर, मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे उप महाप्रबंधक श्रीमान बालाजी राव साहब 31 दिसंबर 2020 को 36 वर्षों के सफ़रनामे के बाद रिटायर हो रहे हैं सर। तो सर, मैं चाहता हूँ आप सर के बारे में और इस घड़ी में आप कुछ प्रेरणादायी जो है अपने विचार कहेंगे। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊँगा, बालाजी राव मेरे परम मित्र रहे हैं, और बालाजी राव का
रिटायर्ड होना इस अंचल को एक बहुत बड़ा नुकसान है। देयर विल बी द वैक्यूम। मगर रिटायर्ड होना इट इज़ इनएविटेबल। आदमी को रिटायर्ड होना ही होना है। आफ्टर अटेनिंग सुपर एन्युटी एज राव साहब को रिटायर्ड होना है। हम लोग उनकी कमी महसूस करेंगे, फील करेंगे, सारा अंचल फील करेगा। बालाजी राव को मैं विगत सन 1988 से जानता हूँ और इनके जैसा डेडिकेटेड बैंकर, डेडिकेटेड पर्सन जो अपने आप में एक मिसाल है, जो अपने आप को एक अत्यंत सामान्य आदमी की तरह घुल मिल जाते हैं सारे लोगों में, स्टाफ में। और कोई भी विषय में जो इनका डेप्थ में जाना और इनके पास में जो अनुभव की जो संग्रह है 36 साल का, वो बियॉन्ड कंपैरेबल है। कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मुझे तो बार बार मैं यही कहूँगा कि आई विल बी मिसिंग वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट डेप्यूटी जनरल मैनेजर and one of the best mentor for the entire zone. Incidentally, I would like to tell you कि you may not believe on me, but Rao Saab used to mentor the entire bankers in the Bhopal zone. This is unbelievable, unmatchable. I don't think in near future the Bhopal zone will get the match like him. I wish him all the best. In his future life, second inning. And he will be not wasting his time, I know that perfectly. He will be continuously engaged. He is a social creed. He likes to work for the social upliftment, etc. I wish him all the best on behalf of the entire zone. I thank you very much for giving me this opportunity at this very exotic place, Kerwa Dam, and this is really a beautiful place. I would like to mention that. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मोरकर साहब, आपने इस अवसर पर बालाजी राव साहब के बारे में बताया, उनके जो जीवन की जो अद्भुत अनुभव हैं, जिन्होंने उन जीवन को समर्पित किया सेंट्रल बैंक के लिए, और आज जो ये प्रकृति की छटा के पास लाए हैं, इन्हीं में सर का लीडरशिप है और आपका आशीर्वाद है। इसकी वजह से आज का दिन हम लोग के लिए प्रकृति के पास आए हैं। और जीवन में कहते हैं ना कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। तो एक गजब का अनुभव है और एक कल्पना शक्ति है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ सर, तो आप बता रहे थे कि जीवन के ये तमाम पहलुओं को आप जिस तरह आपने अपने सेल्फ मोटिवेशन के साथ
एक अच्छी सोच के साथ और अपने अथक परिश्रम के साथ और असीम धीरज के साथ जो पूरा किया बैंकिंग करियर में, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, ये भी जानना चाहता हूं कि आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आप किस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं एक प्रेरणादायी हैं हमारे लिए। आप की क्या प्लानिंग है उसके बारे में अगर साझा करना चाहेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। काफ़ी देर से आप खुद माइक पकड़ के खड़े हैं तो हम माइक ले लिए हैं आपके हाथ से। विजय जी लगभग 2002-03 अभी वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन या तो 2 या तो 3 में होगा। हमारे परिवार से एक मतलब हमारे मिसेस के बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने एक सुझाव दिए थे। मुलुंड में काशीनाथ घागरे इस नाम के व्यक्ति थे, दुर्भाग्यवश वो अभी नहीं है। उनको हम लोग दादा बोलते हैं प्यार से, और उनको हमने धर्मगुरु हमने मान लिए थे। धर्मगुरु नहीं, उनको हम गुरु माने हैं। तो वो गुरु के पास हमने 2002 या 3 में गए तो उन्होंने साधारण जीवन कैसे जीना और साथ में जो कई सारे मंत्र हैं, कई सारे एवेन्यूज़ हैं, मन को शांत रखना, जीवन अच्छा बिताना, यही 2 ही तो चीज़ चाहिए इंसान को खुश रहने के लिए। देखिए मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो, मैं तब से इसको उंगली में पूछने वाला था कि सर ये है काउंटर, ये टाली काउंटर है। काउंटर 1 2 3 4 काउंट करते हैं ना, जैसे बिग बाज़ार में या और कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, उसके हाथ में से एक स्टील का ऐसे गोल वाला रहता है। जी। जितने लोग जाते हैं वो एक ऐसे टिक टिक करता रहता है, वो काउंट करता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता है। ये काउंट कर रहा है। और ये उन्होंने, वो गुरु ने हमें उन्होंने सुझाव दिए, मंत्र दिए कि श्री गुरुदेव दत्त दिन में 5000 बार आपको कम से कम बोलना है। मन कहीं पे भी हो मुंह से, लेकिन श्री गुरुदेव दत्त निकलते रहना है। टीवी देख रहे हैं श्री गुरुदेव दत्त, खेल खेल रहे हैं श्री गुरुदेव दत्त, ये बोलते रहना है। मुंह से उच्चारण करेंगे तो आपका मन को अनजाने में भी शांति मिलेगी और आपको कई सारे रास्ते मिल जाएंगे। आपको कोई भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे कई सारे चैलेंजेस मेरे जीवन में आए जी। और उस क्षण में शांत बैठ के, दादा मुझे इससे पार करा दो, श्री गुरुदेव दत्त बोल के एक जितना हो पाए 10 12 20 100 तक मंत्र बोल देता, यही श्री गुरुदेव दत्त उच्चारण कर देता था और सारे कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बगैर कुछ काम किए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं, श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त, भैया मेरा JI भी पास करा दो, तो ऐसे पास नहीं होते हैं। जी। JI भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद याद रखने के टाइम पे भूल जाते हैं ना, तब श्री गुरुदेव दत्त भगवान मुझे याद रह जाए। कोशिश करूं 2 की जगह मैं 4 बार पढूं, वो याद रखने के लिए बोल के भगवान मदद कर देंगे। लेकिन भगवान ऐसे अगर बगैर कोई प्रयास किए मदद नहीं करते हैं। उसीलिए देखिए मंदिर में 4 बार जाके कितने सारे चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाके आशीर्वाद मिलती है। सही बोल रहे हैं। मतलब भगवान भी आपको जो है फ्री में नहीं मिलेंगे, हर चीज़ के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपने एक पूछे हैं कि हम जो है दूसरी जीवन शुरू करने जा रहे हैं। कोई दूसरा जीवन नहीं, यही जीवन है, सिर्फ परिवर्तित हो रही है। एक हमारे पास एक 60 साल की उम्र तक ये कुदरत ने तय की है विजय। जी। ये 60 साल की उम्र में क्यों रिटायरमेंट, 70 में क्यों नहीं? अरे अमेरिका में तो 80 साल की उम्र तक काम करते हैं। वो अमेरिका है यार। हाँ। ये अपना इंडिया है। कोई दूसरे स्टेट में चले जाए तो उस स्टेट में 55 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट कर देते हैं। तो साधारणतः ये देखा गया है कि इंसान 55 साल की उम्र के बाद उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होता है जी। वो हायर रिस्क लेने से 4 बार सोचता है, क्योंकि जो समय रहती है बाकी बचा हुआ समय, वो समय थोड़ा सा कम रहता है। कुछ दिन पहले मेरा जनरल फिजिशियन के पास गया था, जिनके पास अक्सर मैं जाता हूँ, डॉक्टर RS विजयवर्गीय करके हैं, यहाँ पे भोपाल में ही हैं, जवाहर चौक पे। तो डॉक्टर RS विजयवर्गीय के पास गया था, थोड़ा कुछ सर्दी जुकाम हुई थी। तो उन्होंने बोले राव साहब एक सुझाव देना चाहता हूँ। बोले बताइए। आप रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी नहीं करना। बोले मैं तो ऑलरेडी तय कर चुका हूँ, नहीं करूँगा। देखिए राव साहब, 60 साल की उम्र तक इंसान जिंदा रह सकता है, उसके बाद जो रहता है ना, दे आर ऑल बोनस। हाँ।
इसका मतलब उनका ये नहीं कहना था कि 60 साल हो गया तो भाई आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ। माय डेथ है, ऐसा नहीं है। मैं एक हमारे पड़ोस थे, रिटायर्ड डिप्लोमा कॉलेज की प्रिंसिपल थे, तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा था, काका आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो, क्या करने के बोले, आजकल क्या कर रहे हो, बोले मैं आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ। देखिए डेथ आएगा ये गारंटी है, गारंटी है। परंतु उसके लिए इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। जब हमने उनसे पूछे तो बोले अरे आपसे हंसी मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, ओके। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू मस्ट एन्जॉय योर लाइफ एवरी मोमेंट। ओके। द मोमेंट यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर लाइफ, आप जितने भी काम करेंगे वो काम सकारात्मक रहेगा और उसका परिणाम भी उसका सकारात्मक होगा, ये निश्चित रूप से। और ये किसी किताब में लिखा हुआ कायदा नहीं है, जी। किसी पार्लियामेंट में पास किया हुआ कोई एक्ट नहीं है, ये है कुदरत का नियम। ये कुदरत का नियम। वो नियम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचे हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद मेक माई ड्रीम फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है जो कि हमारा ही एक सेंट्रलाइट ने वीआरएस लेके वो चालू किए हैं पूना में। आपका नाम है मेधा कुलकर्णी, आप भी फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो कई सारे काम करते हैं। मेक माई ड्रीम फाउंडेशन के बारे में अभी समय कम है तो मैं विस्तृत में नहीं बता पाऊँगा। आप सबसे अनुरोध है, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिए तो उनका वेबसाइट मिल जाएगी। मैं उनको रिमोटली सपोर्ट करूँगा। मन में आप तुरंत विचार आएगा ये रिमोटली सपोर्ट क्या होता है? हाँ। रिमोटली सपोर्ट का मतलब ये है, देखिए मेरा सेवानिवृत्त के बाद मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मैं मेरे धर्मपत्नी जो 36 साल से उनकी जो कोई भी सारे के सारे इच्छा थे पूरा मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, उसमें से कुछ उनके हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा कर्तव्य, मेरा बेटी ब्याह हो गया और वो बम्बे में रहती है तो इसलिए मैं ठाणा में ही रहना चाहता हूँ और उसकी आवश्यकता के हिसाब से कभी कभार मैं उनको सपोर्ट करूँगा, लेकिन 365 दिन नहीं। जी। तीसरी बात है, मेरी माँ के पास मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, रादर 1982 से यूको बैंक में भी जब से काम कर रहा हूँ, तब से मैं मेरे माँ के पास कंटिन्यूएशन में, सिर्फ मेरे पिताजी का देहांत के बाद छोड़कर कभी भी मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ के पास जाके रहूँगा और माँ जितने दिन बोलेगी उतना दिन रहूँगा, उसके बाद ही वहाँ से मैं निकल के वापस मैं ठाणा पहुँचूँगा। ये 3 काम के अलावा मैं जुड़ना चाहता हूँ दूसरे कोई भी है इस प्रकार की एनजीओ, जी। अथवा अगर मुझे परमिशन देंगे तो मैं प्रकाश आमटे जी का जो हेमल कासा में प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। इन लोगों को मैं रिमोट सपोर्ट करूँगा, मतलब मैं रहूँगा ठाणे में ही। उनका कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देना है, उनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से हर साल उनको रिन्यूअल करनी पड़ती है या तो 3 साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है, तो वो रिन्यूअल में मैं उनको मदद कर दूँगा। मदद मतलब कागज़ वगैरह बनाना, सोसाइटी रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ में ले जाकर उसको देना। कभी कभार उनके प्रोजेक्ट के लिए बोलकर डोनर्स की ज़रूरत रहती है तो वो डोनर वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन डोनर के पास जाके इनका प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे के डोनर को कॉन्फिडेंस दिला के वो डोनर को पैसा दिला, ये ट्रस्ट को पैसा देना, अथवा डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसका वो डायरेक्टली वो बेनिफिशियरी को पैसा मिले, इस प्रकार के कुछ काम काज मैं करूँगा। और साथ में भारतवर्ष में बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे जो कि नायग्रा फॉल्स से भी अच्छा है, न्यूजीलैंड से भी अच्छा है, नॉर्वे से भी अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है। वो कोई भी जगह मैंने आज तक देख नहीं पाया पूरा का पूरा। जैसे कि आपको याद होगा हरिशंकर, अरे क्या नेचुरल है यार, क्या नेचुरल है। ऊपर सो जाओ पत्थर के ऊपर, नीचे आओगे कुंडी में पानी है,
उसके ऊपर से पानी बहती रहती है, आपका पीठ पूरा साफ हो जाएगा। मतलब खरोच नहीं, खरोच नहीं दोस्तों, खरोच नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो आपको जो है कोई स्क्रबर लेके, आजकल नहीं का प्लास्टिक का स्क्रबर लेके पुर करते हैं, वो ऑटोमेटिक कर देगा। अरे क्या मज़ा आता है, ये सारे मज़ा में नेचुरल फिसल पट्टी भी है, बिल्कुल फिसल पट्टी थेरेपी भी हो जाता है, थेरेपी भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार में जीवन जो है मैं बिताना चाहता हूँ। और लेकिन इस बीच में कोई भी अगर बैंकर साथी हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, मेरे पास जितना थोड़ा सा कहीं ये समुंदर के एक बूंद भरा इतना ही ज्ञान मेरे पास जो कोई भी है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं निःशुल्क उनको मैं दे दूंगा, और कभी भी वो चाहे तब उनको मिल जाएगी। सिर्फ निवेदन इतना ही है, हो सकता है आप जब फ़ोन किए हैं मैं किसी काम से मैं व्यस्त हूँ तो उस समय मैं आपका कॉल स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन मेरा आदत यह है जितने मिस कॉल्स होते हैं सारे मिस कॉल्स को मैं कॉल बैक करता हूँ। इस प्रक्रिया में यहाँ तक कि फ्रॉडस्टर का भी कॉल को कॉल बैक किया हूँ मैं। लेकिन चिंता मत करिए, फ्रॉडस्टर एक बार मेरे साथ बात करने के बाद ज़िंदगी में दूसरी किसी के साथ भी उस प्रकार के व्यवहार करने के लिए 4 बार सोचने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत अच्छा एक मौका दिए सबके साथ वन वे ही क्यों ना हो बातचीत कर पाए हम। मेरा नाम पुनः मैं आखिरी को दोहरा देता हूँ, वी बालाजी राव। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सत श्री अकाल, सबको जय हिंद, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी साहब, आज मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर से आज मेरे जो तमाम व्यूअर्स हैं, तमाम साथी हैं और जो देख रहे हैं, लगभग 13,000 लोग इसको देखेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपने जीवन की जितने अनुभव को साझा किया है वो सीखने वाली है। मैं तो स्तब्ध हूँ आपको देख के, आपको सुन के मैं बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपने जीवन में किन कठिन परिस्थितियों को भी सामना करके आज इस मुकाम पर हैं, और आपके जीवन का अनुभव आप जो इस तरह से यहाँ साझा किए हैं वो आने वाले समय में हमें मार्गदर्शित करता रहेगा और हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारे काम में, हमारे जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें मदद करता रहेगा। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी अनुमति से 4 पंक्तियाँ आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, सादर अनुमति से, कि जीवन अगर बाग है तो गुलाब हो आप, जीवन अगर बाग है तो गुलाब हो आप, जीवन अगर आईना है तो ख्वाब हो आप, जीवन अगर ज्ञान है तो किताब हो आप, सीधे सीधे समझ लो बालाजी साहब, लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप, लाजवाब हो आप। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी को एक मेरे तरफ से सब लोगों को अनुरोध, साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो। जी जी जी। तो जी हाँ साथियों, ये थे बालाजी साहब जिनसे हम जान रहे थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए बेहतर तरीके से जीवन को जी सकते हैं। उनके अनुभव को सीखने मिला। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये अनुभव कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ बात करते हुए और उनके अनुभव साझा करेंगे। ये अनुभव जो है उन्होंने साझा किया, मेरे निवेदन को स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ख़ास करके मोहरकर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बंटी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सचिन भाई का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और तमाम साथी जो आज यहाँ पर जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन को इस शानदार बनाया है और आज प्रकृति के पास रहते हुए और साथ ही साथ ज्ञान की जो बातें मिली हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।